हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद में। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए साइंस स्पेशल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 35+ इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको दोस्तों इससे बाहर कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप हमारी इस वीडियो के 35+ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आपको ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं नहीं गए, क्योंकि ये जो है पूरे की पूरे क्वेश्चन हमने जो 35+ साइंस के जो क्वेश्चन दिए प्रीवियस बेस्ड है। प्रीवियस बेस्ड मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लो लेवल के क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं, यहाँ पर हमने मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस को लिया है और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स के साइंस के क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे लेस वगैरह की जो चिप्स वगैरह आती है, कुरकुरे वगैरह आते हैं, तो उसमें जो चिप्स वगैरह और कुरकुरे भरे होते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि जो उसकी पैक होता है वो क्या होता है, थोड़ा हवा में फुगा हुआ होता है। और वो इसलिए फुगा होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीकरण मतलब कि उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकरण से रोकने के लिए किया जाता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मानव आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो मानव आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 115 से 120 दिन होता है। और मानव आरबीसी इसी को जो है, ये जो है आपका आरबीसी जो है इसी मतलब कि ये कहाँ पर बनता है, तो अस्थिमज्जा में बनता है। कहाँ पर बनता है? अस्थिमज्जा में। और ये कहाँ पर जाके नष्ट होती है, तो मानव जो आरबीसी होती है, ठीक है, रेड ब्लड कार्बोसेल्स, ये जो है प्लीहा, ये ऐसे हम बोलते हैं स्प्लीन में जाकर जो है मतलब ये मर जाती है, या फिर वहाँ पर जाके ये जो है अपना दम तोड़ती है, जिसे स्प्लीन को, जिसके कारण क्या कहा जाता है, तो रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त जो है संयोजी ऊतक को है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका जो है रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। ये इसे हम बोल देती है कि कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है इसको। आगे है, कौन सी घटना द्वारा पौधा केवल एक जनक द्वारा मुख्य रूप से उगाया जा सकता है। देखिए, कौन सी घटना द्वारा पौधा केवल एक जनक द्वारा रोग मुख्य रूप से उगाया जा सकता है, तो ऊतक संवर्धन। किसके द्वारा? तो ऊतक संवर्धन। इसके बाद जो है, मांसपेशियों को हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है। तो मांसपेशियों और हड्डियों को कौन जोड़ता है। तो मांसपेशी जो होती है उसको हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है, ठीक है, टेंडन जोड़ता है। आगे, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। तो देखिए, किस प्रकार की त्वचा से कोशिका से हमारी त्वचा बनी होती है, तो अधिचर्म, ठीक है, इसमें कोशिका से त्वचा बनी है, तो त्वचा मतलब कि चमड़ी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, तो अधिचर्म कोशिका से। उसके बाद जो है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा कहा जाता है। आगे है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इसका जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद है, ऊर्जा की व्यापारिक या व्यावसायिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा, ठीक है। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की क्या होती है, व्यावसायिक मतलब कि आपकी बिजनेस वगैरह में यूज़ करने वाली इकोनॉमिकली इसकी यूनिट होती है। उसके बाद जो है, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई होता है। तो आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, इसके कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और समुद्र का रंग भी जो है, समुद्र के पानी का रंग भी नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं कि पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कौन कार्य करता है। तो पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में बीज पत्र कार्य करता है। क्या करता है, बीज पत्र। और इसके बाद जो है, किसी वस्तु के मुख्य रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो देखिए, कोई भी जो वस्तु जब ऊपर से गिरेगी तो किसी भी एक बिंदु पर कौन सी मतलब उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा। देखिए, यहाँ से हमने जीरो से उसको मतलब एक से फेंका स्टार्ट किया, ठीक है, एक से फेंकना स्टार्ट किया ऊपर से एक, फिर उसके 2 3, ऐसा मतलब कि उसकी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आती जाएगी तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो है, अगला है, भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है। तो रेंट ए रूफ जो है सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब सौर ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जो है भारत सरकार ने रेंट ए रूफ योजना तैयार की है। आगे बढ़ते हैं, लिटमस विलियन किस से निष्कासित किया जाता है। मतलब लिटमस जो विलियन होता है वो किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है, लाइकेन से निकाला जाता है। और जो लिटमस पेपर होता है वो ABR के रूप में, मतलब कि अम्लीय में क्या होता है, तो ये ब्लू को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। और अगर क्षार में बात करें तो क्षार जो होता है, क्षार क्या करता है, तो ये जो होता है
वो रेड कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। अगला है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो देखिए द्रव्यमान संख्या कैसा होता है, तो द्रव्यमान संख्या का फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि जो नाभिक होता है उसमें के अंदर क्या होते हैं, तो आप देखिए बाहर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहता है, लेकिन अंदर क्या होता है नाभिक में, तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है अंदर होते हैं, और इन दोनों की संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो है प्रोटॉन कितना है 15 है और न्यूट्रॉन कितना है 22 है, तो इन दोनों का योग क्या होगा द्रव्यमान संख्या, तो 15 और 22 कितना हो जाएगा 37, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि कैंडिडेट द्वारा कभी कभी बन नहीं पाते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो देखिए परावर्ती पृष्ठ के मध्य में बोला मतलब कि बीच में, ठीक है, सेंटर में बोला तो क्या होता है, एक ध्रुव होता है, ठीक है, पोल होता है, क्या होता है, पोल होता है। आगे बढ़ते हैं, किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स बीमारी हो सकती है। और जो है अब देखिए विटामिन डी किसी भी वस्तु वगैरह में अगर देखा जाए तो मिलता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें होती है तो उसमें आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उससे मिलता है। उसके बाद है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो नाइट्रोजन की खोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है रदरफोर्ड ने, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। आगे बढ़ते हैं, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो देखिए मछली के जो हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आपके जो है मछली के उसमें 2 होते हैं, वहीं पर मेंढक के बारे में बात करेंगे तो 3, और मनुष्य के अंदर 4 होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसी में जो है अभिक्रिया जो है हवा में मुक्त होती है, कहाँ से, तो जल से, ठीक है, जल से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो करने के बाद जो है हवा में ऑक्सीजन मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी में, आवर्त सारणी से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए 1872 में जो है जर्मन पत्रिका थी, उसमें जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है जारी की गई थी, और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ ने ही सबसे पहले जो है आवर्त सारणी बनाई गई थी, और जो है ये किस पर बेस्ड थी, तो द्रव्यमान संख्या पर बेस्ड थी, ठीक है। और लेकिन आधुनिक जो आज मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो उसकी जो खोज किसने करी है, मतलब समझ लो मोसले ने, ठीक है, उसकी जो आविष्कार किया था मोसले ने किया था, और जो है वो किस पर है, परमाणु संख्या पर जो है आधारित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में जाना जाता है, तो ठोस CO2 जो किस रूप में जाना जाता है, तो सूखी बर्फ, जो सूखी बर्फ होती है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है, तो ध्वनि तरंग जो किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। इसके बाद है किसका, और यहाँ पर ध्वनि तरंग की जब बात हुई तो ध्वनि जो तरंग होती है, ठीक है, ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है, याद रखिएगा अनुदैर्ध्य जो है ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो होता है वो है अनुप्रस्थ होता है, क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे है, किसका घोल पी लेने से किसी व्यक्ति की एसिडिटी ठीक हो सकती है, तो किसका घोल पीने से, तो बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा पीने से ही, इसके घोल पी लेने से क्या होता है, किसी की भी एसिडिटी, किसी व्यक्ति की एसिडिटी ठीक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो जो ब्रोमीन होती है उसकी जो है वही अधातु होते हैं, ठीक है, ब्रोमीन जो होती है वो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। लेकिन वहीं पर अगर धातु की बात करते हैं, अगर इसको अधातु को अगर धातु मान ले, तो धातु की बात करते हैं तो धातु का पारा धातु होती है, ठीक है, तरल अवस्था में जो पाई जाती है। तो धातु की अगर बात करें तरल अवस्था में तो पारा है, और अधातु मतलब कि ब्रोमीन हो गया, क्योंकि अधातु में 3 अक्षर है इसलिए जो है ब्रोमीन में भी 3 अक्षर है। लेकिन वहीं धातु में अगर 2 अक्षर है तो पारे में भी 2 अक्षर है, ऐसा याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोबेराइनर उस समय ज्ञात, ये देखिए क्या नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ज्ञात, ठीक है, उस समय जो मतलब कि जितने भी ज्ञात थे मतलब कि पता थे, तो डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों में से कितने त्रिकों को पहचान सके थे, तो 3, ठीक है, कितने 3 त्रिकों को जो है पहचान सके थे, ठीक है। जैसे आपका लिथियम हुआ, ठीक है, सोडियम हुआ, और उसके बाद आपका जो है पोटेशियम हुआ, इस टाइप से आप इन 3 नियमों को पहचान सके थे। आगे बढ़ते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए स्वर रज्जु किस में पाई जाती है, तो स्वर रज्जु जो है गले की लेरिक्स में पाए जाते हैं, किसमें, लेरिंग्स, ठीक है, ये गले में पाए जाते हैं। उसके बाद मनुष्य में दाएं तथा बाएं फेफड़ों में कितने पिंड पाए जाते हैं, तो क्रमशः, देखिए मनुष्य के जो दाएं में कितने 3 पिंड पाए जाते हैं, लेकिन वहीं पर बाएं फेफड़े में कितने पिंड पाए जाते हैं, तो 2, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। उसके बाद देखिए
मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य की जो मुख गुहिका होती है, कितने मुख गुहा जो होती है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 लार का पीएच मान होता है। क्रेब्स चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रेब्स चक्र को जो अन्य साइट्रिक एसिड चक्र से नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? साइट्रिक एसिड चक्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की जो कमी से होता है मधुमेह, मतलब कि डायबिटीज़ रोग होता है। उसके बाद इंसुलिन की जो खोज की थी वो किसने करी थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। किसने करी थी? बेटिंग और बेस्ट ने की थी। ठीक है, बेटिंग और बेस्ट ने की थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। ठीक है, जे थॉमसन ने। उसके बाद है अर्धचालक सिलिकॉन का पिक वोल्टेज कितना होता है? तो अर्धचालक जो सिलिकॉन होता है उसका जो पिक वोल्टेज कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन वही अगर अर्धचालक में जर्मेनियम की बात कर रहे हैं तो इसका जो होता है पिक वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.3 वोल्ट। आगे है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जॉन एस सॉक ने की थी। किसने करी थी? जॉन एस सॉक ने। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके बाद पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो देखिए जा से जल, जा से जाइलम। लेकिन वहीं पर अगर भोज्य पदार्थों की बात करें तो फ्लोएम होता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है पौधों में? तो वो करता है फ्लोएम। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। आगे है रेडियो एक्टिव पदार्थ में कौन सी किरणें पाई जाती है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों किरणें पाई जाती है। देखिए अल्फ़ा जो होती है वो पॉजिटिव होती है, बीटा जो है नेगेटिव होती है, लेकिन वहीं पर गामा जो होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, आवेशहीन होती है। इस टाइप से आप मान सकते हैं। और जो गामा किरणें होती है उसकी जो है पेनिट्रेशन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को माना जाता है। एरिस्टोटल भी बोलते हैं, इसका नाम एरिस्टोटल है। कौन आगे है? कौन आग बुझाने वाली गैस है? तो आग बुझाने वाली गैस किसे माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को आग बुझाने वाली गैस माना जाता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब का दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो दोस्तों इतना था हमारा। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि हमने यहाँ पर 40 प्लस कितने 40 प्लस प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए तो हमने टेलीग्राम पर सभी RRC वाइज, मतलब हमारे टोटल जो है 16 RRCs में जो है टोटल 17 है, लेकिन वहीं पर 16 RRCs ने जो है ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी। तो 16 RRC के जो है हमने ऑफिशियली हमारे ट्विटर पर हमारे ट्विटर अकाउंट पे क्या बना रखे हैं? टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर क्या हमने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं RRC वाइज। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से RRC वाइज, यदि आप CR से हो, सेंट्रल रेलवे से, WR से फॉर्म भरे हो, या फिर ईस्टर्न रेलवे से, या फिर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से आपने फॉर्म भरा है, जिससे भी भरा हो तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप अपने RRC, जिस भी RRC से आपने फॉर्म भरा है तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल हम इतने रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि कोई क्वारी हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।